हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। ये स्टैंडर्ड लगता है। वैसे बीकॉम और बीबीए में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे डिटेल के अंदर और सारे के सारे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर। सो ये आपके काम का है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। इसके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एएस बोला जाता है इसको शॉर्ट में, एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अकाउंटिंग को करने के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा मेन पूरा का पूरा बेस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में एएस बोलते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज को बिल्कुल शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्रीज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज को हम शॉर्ट में बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इन्वेंट्रीज को हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टॉक। शॉर्ट में मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हम अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो इन्वेंट्रीज का मतलब वह स्टॉक से है यहाँ पर, अगर इजीली समझे तो। बाकी स्टॉक इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। सो यहाँ पर आप इन्वेंट्रीज को अगर बिल्कुल ही आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप समझ सकते हैं स्टॉक। और ये क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब भी हम ईयर एंड करेंगे, मंथ एंड करेंगे, हमारी अकाउंटिंग को क्लोज करेंगे, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है ताकि हम प्रॉफिट और लॉस का पता कर रख सकें, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना सकें, ठीक है। क्योंकि स्टॉक आपको पता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी आता है क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं आपको, तो स्टॉक का वैल्यूएशन यानी कि स्टॉक का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वैल्यूएशन जो है स्टॉक का किस बेसिस पे करना है, कैसे करना है, वही पूरा हमको गाइड करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन एएस 2 रिवाइज। बाद में इसको रिवाइज किया गया था, इसलिए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज बोलते हैं इसको। और ये पूरा का पूरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। अब इन्वेंट्रीज के अंदर बेटा ना, स्टॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कौन से स्टॉक की बात कर रहे हो, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिनिश गुड्स की बात होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल की भी बात होगी, WIP की भी बात होगी, स्पेयर्स और स्टोर्स की भी बात होगी। तो यहाँ पर स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल से भी है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा गुड्स। यहाँ स्टॉक का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से भी है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा स्टॉक गुड्स जो फिनिश गुड्स हम बना रहे हैं लेकिन अभी तक बीज की स्टेज में है, जैसे अपन आलू से चिप्स बना रहे हैं, तो अभी ऐसी स्टेज पे है कुछ हमारा गुड्स जो ना आलू है ना चिप्स है, बीज वाली स्टेज पे है, तो उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। और इसके अलावा आपका फिनिश गुड्स आ जाता है, FG यानी कि फिनिश गुड्स, कितना चिप्स तैयार है। ये हो गया आपके आलू, ये हो गया ना आलू ना चिप्स, और ये हो गई आपकी चिप्स, ओके। और इसके अलावा कुछ स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोला जाता है, ठीक है। इसको भी कई बार इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में, वैल्यूएशन में शामिल किया जाता है और कई बार नहीं किया जाता है। वो डिपेंड करता है जो स्पेयर्स और स्टोर्स हैं उस पर कहीं PPE जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर हम स्टोर्स और स्पेयर्स को वहाँ शामिल करेंगे। लेकिन उस डेफिनेशन में नहीं आता है तो फिर उसको यहाँ शामिल करेंगे। वो डिपेंड करता है पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर, ठीक। विच प्रोवाइड गाइडेंस, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 2 जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर है, ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराता है डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री आर कैरीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो वही चीज है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बैलेंस शीट अगर कंपनी बनाती है तो, और सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बनाएगी तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना, तभी हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉफिट की और बैलेंस शीट को मैच कर सकते हैं। तो वहां पर जो स्टॉक हम दिखाएंगे क्लोजिंग, वो किस वैल्यू पे दिखाएंगे,
कितनी प्राइस पे दिखाएंगे, उसका कैलकुलेशन, उसका डिटर्मिनेशन यानी कि उसको डिसाइड करना, वो हमको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बताया गया है कि ये आपको काम कैसे करना है। ओके, अभी यहां पर आपको बताया गया है इन्वेंट्रीज का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, सो यहां पर देखिए इन्वेंट्रीज के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जो डिफाइनेशन है, उसके अलावा उसके हिसाब से वो चीज इन्वेंट्री है जिसको बेचने के लिए रखा गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया, सामान्य व्यापार के अंदर जिसको बेचने के लिए रखा गया है। अधिकतर बेचने के लिए हम क्या रखते हैं, फिनिश गुड्स, FG। ठीक है, तो फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड लाइन में बोल रहा है और, देखो और लगा हुआ, और मतलब और क्या क्या हो सकता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच सेल, या ऐसा कोई गुड्स जो सेल करने वाली प्रोसेस में है, मतलब उसको हम पहले मैन्युफैक्चर करेंगे फिर सेल करेंगे, तो वो कौन सा हो गया, जैसे रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल को बेचते नहीं है, उसको हम प्रोसेस करके फिर सेल करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, यानी कि ये भी एक ऐसा ही गुड्स होता है जिसको हम पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उस रॉ मटेरियल WIP को, फिर हम सेल करेंगे। तो ऐसा गुड्स जो प्रोडक्शन में है उस सेल के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। कंजम्पशन मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूम हो जाएगा। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जो गुड्स के अंदर, उस फिनिश गुड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोडक्शन में उसका कंजम्पशन हो जाता है, तो उसको भी हम गुड्स बोलते हैं, उसको भी हम इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी, स्पेयर्स हो गए, और या फिर कोई सर्विस इक्विपमेंट हो गए, है ना, ऐसी चीजें जो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की डेफिनेशन में अभी तक नहीं आई हुई है। एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा आगे, मैं करवाऊंगा उसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको 10 बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की हम बात करते हैं। तो ये जो स्पेयर्स और स्टोर्स होते हैं, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की डेफिनेशन में आ गए और वहां इंक्लूड हो गए तो फिर हम उसको यहां नहीं करेंगे। लेकिन बट अगर ये उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की डेफिनेशन में नहीं आए स्पेयर्स और स्टोर, तो फिर हम उसको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इसको हम इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। तो ये पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन पर, और हमको चेक करना पड़ेगा कि वो AS 10 में इंक्लूड हो रहे हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। ओके, ठीक, तो ये इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। मैंने ऊपर भी आपको शॉर्ट में बताया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर आते हैं। वो है फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में एक्सक्लूड करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन स्टॉक्स के ऊपर, इन इन्वेंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जो मैं इन्वेंट्रीज आपको बताऊंगा वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई दूसरा अप्लाई हो रहा है। सो वो भले ही इन्वेंट्री की तरह हमको दिख रही है, लेकिन हम वहां पर AS2 अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन कौन सा है? इसमें सबसे पहले आता है वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वैसे WIP को मैंने बोला इन्वेंट्री में लेना है, लेकिन वो WIP, वो वर्क इन प्रोग्रेस अगर किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है, कोई बिल्डिंग बन रही है आधी अधूरी, या कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रेलवे बन रहा है, ट्रैक बन रहा है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेपरेट लगता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भले WIP हो, वहां पर हम AS2 अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस हो, भले ही वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर है। कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं, है ना, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विस, मर्चेंट बैंकिंग, तो यहाँ पर तो वैसे भी स्टॉक होता ही कहाँ है, सर्विस सेक्टर में स्टॉक कहाँ होता है, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका शेयर्स। अगर आप कोई शेयर्स परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह,
है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर्स को, डिबेंचर्स को या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करते हैं और अपने पास में लंबे टाइम तक स्टॉक की तरह हेल्ड करते हैं, फिर उनको बेचते हैं। इस शेयर मार्केट के अंदर यही काम किया जाता है ना, शेयर्स को परचेज किया जाता है, होल्ड किया जाता है, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो बेच के प्रॉफिट बुक किया जाता है। तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होगा। उन शेयर्स को, स्टॉक्स को हम इन्वेंट्री में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाता है 13 लगता है, इसलिए यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर ऑफ इन्वेंट्रीज, जैसे लाइव स्टॉक यानी कि जो जानवर वगैरह होते हैं ना, पशुपालन जो होता है जिसको कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड होते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, या कोई मिनरल्स, ऑयल हो गए, ऑयल्स हो गए, गैसेज हो गई, है ना, कोई भी मिल गया यहाँ पर, है ना, ऑयल वगैरह खजाना मिल गया कहीं पर ज़मीन के नीचे, तो उन केसेस के अंदर भी हमारा AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे लाइव स्टॉक हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो या कोई मिनरल्स हो, है ना, तो उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। भैया इन्वेंट्रीज का मेजरमेंट कैसे करना है, भाई इन्वेंट्रीज को किस वैल्यू पे दिखाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो देखिए इन्वेंट्रीज का जो मेजरमेंट करना है वो कॉस्ट और NRV, इन दोनों में से whichever is lower, दोनों में से जो प्राइस कम होगी उस पे हम इन्वेंट्री को दिखाएंगे। कॉस्ट का मतलब आपको पता ही है, कॉस्ट का मतलब आपका ये हो गया, जैसे परचेज कॉस्ट हो गई, कन्वर्जन कॉस्ट हो गया कि भाई गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट, या कोई अदर कॉस्ट हो गई जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, उस गुड्स को बनाने से रिलेटेड हो। तो ये सारी क्या होगी, कॉस्ट। तो जो स्टॉक आपके पास में पड़ा है, अनसोल्ड है, आप पता करना चाहते हो कि इसको मैं किस वैल्यू पर दिखाऊं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट देखो। कॉस्ट में परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो भी है वो मिला के उस स्टॉक की कॉस्ट पता कर लो। कितने में खरीदा, कितना और उसके ऊपर खर्चा कर लिया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने, और अदर कॉस्ट कोई हो जो उसमें इंक्लूड होने लायक है और AS2 हमको इंक्लूड करने की इजाजत देता है तो वो भी इंक्लूड कर लो। तो ये होगी कॉस्ट। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV की फुल फॉर्म होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि भैया अगर उस स्टॉक को मैं इसी कंडीशन में अगर अभी बेच दूं तो कितने रुपए मिलेंगे। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह होता है वो लेस करने के बाद में NRV आती है कि भाई NRV इतनी है। ये सेल प्राइस की जैसी आप समझ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी उससे डिफरेंस होती है, बट आप समझने के हिसाब से मोटा मोटी समझ सकते हो कि भैया जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि आज बेचूं तो कितने रुपए मिलेंगे उस स्टॉक को, वो ले लो। यानी कि मार्केट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी आज मार्केट में प्राइस क्या है वो ले लो, और कॉस्ट ले लो। दोनों में से जो कम होगा, विचएवर इज लोअर, उस वैल्यू पर मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 60,000 रुपीज और उसकी NRV है मान लेते हैं 65,000 रुपीज। अब हम उस इन्वेंट्री को, उस क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे हमारे, हम दिखाएंगे दोनों में से कम क्या है 60, तो 60 पे। अगर दोनों में से कम ये होता तो इस पे, तो जो दोनों में से कम आएगा उस पे, तो ये कंपैरिजन हमको करना होता है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जब हम इन्वेंट्री का मेजरमेंट करते हैं तो हम इन्वेंट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हम कर देते हैं भाई आपका रॉ मटेरियल को किस प्राइस पे दिखाना है, और सेकंड हम करते हैं फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस WIP को कैसे दिखाना है। ठीक है, वैसे दोनों पे जो मैंने अभी रूल बताया वो एप्लीकेबल होता है, मोटा मोटी वही लगता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा देखें तो रॉ मटेरियल को आपको दिखाना होता है एट कॉस्ट पर। रॉ मटेरियल को किस पे दिखाना होता है, एट कॉस्ट पर। बट रॉ मटेरियल को आप कॉस्ट पे कब दिखा सकते हैं, अगर फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। अगर आप जो फिनिश गुड्स बेच रहे हो वो कॉस्ट या उससे ज्यादा पे बेच रहे हो तो फिर रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट पे दिखा सकते हैं। अगर फिनिश गुड्स को, वैसे फिनिश गुड्स जो भी होता है ना, तैयार माल, उसको हमेशा हम जो उसकी कॉस्ट है जितने में हमने बनाया उससे ज्यादा पे बेचते हैं, तो फिर आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखा सकते हो। बट अगर आपने फिनिश गुड्स को सस्ते में बेच दिया, जितने में आपने बनाया उससे भी कम प्राइस में बेच दिया, लॉस में बेच दिया, तो फिर आप जो है जो रॉ मटेरियल है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाओगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी।
अब बात करते हैं फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की। तो इसमें कॉस्ट कौन कौन सी होती है? वैसे इसे यहाँ पर बोल दिया लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो क्या हो लोअर हो उस प्राइस पे दिखाना है। अभी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर अगली स्लाइड में वो सेम है कि भैया जो फिनिश गुड्स हैं या WIP है, हाँ, उनको किस पे दिखाना होता है, तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो कम प्राइस होगी उस पे दिखाएंगे, ठीक है। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया भी था आपको, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट का मतलब अदर कॉस्ट, इन तीनों को शामिल करेंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि आज मार्केट में बेचूं इस प्रोडक्ट को, इस स्टॉक को, तो कितने रुपए मिलेंगे वो ले लो, उसमें से लेस करना होता है सेलिंग एक्सपेंस, लेस करना होता है एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये देखो यहां पर एनआरवी निकालने का तरीका, सबसे पहले आप एनआरवी किसकी निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, चलो यहां नीचे बताता हूं। कॉस्ट तो आपको समझ में आ गई, तीनों ऐड करनी है। अब एनआरवी देखो, एनआरवी को वाला मामला अच्छा है। एनआरवी आप किस चीज की निकाल रहे हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? आपके पास यहां पर दो तरह की इन्वेंट्री, अगर आप एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हो फिनिश गुड्स की, तो कैसे कैलकुलेट करनी है? आपको रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है, रियलाइजेबल वैल्यू जो भी मार्केट में पता कर लो, और उसमें से लेस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस को। सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देना है? लेस कर देना है, तो आपकी एनआरवी आ जाएगी। बट अगर आप एनआरवी निकाल रहे हो WIP की, वर्क इन प्रोग्रेस की, ऐसा गुड्स जो अभी तक पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, 80% कंप्लीट हुआ है या 70% कंप्लीट हुआ है या 60% कंप्लीट हुआ है, अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप जो आधा अधूरा माल होता है, जैसे न आलू है न चिप्स है, बीच की स्टेज में स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, उसको मार्केट में जाके आप बेचोगे ना तो बिकेगा भी नहीं, फर्स्ट बात तो, और ना ही उसकी मार्केट वैल्यू पता कर सकते हो। आलू की मार्केट वैल्यू जाके पता कर सकते हो, आलू क्या भाव है, रॉ मटेरियल हो गया। चिप्स यानी कि फिनिश गुड्स की वैल्यू जाके आप पता कर सकते हो एनआरवी क्या है, लेकिन बीच की प्रोसेस जो है उसका आप कैसे पता करोगे कि उसकी एनआरवी क्या है? तो उसमें आप जो बीच की प्रोसेस है WIP का, जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसका हम मार्केट में एनआरवी पता कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार के लिए जो फिनिश गुड्स की एनआरवी है वो ले लेंगे। तो हम रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे, लेकिन किसकी लेंगे? फिनिश गुड्स की, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। हम वैल्यूएशन WIP का कर रहे हैं, लेकिन WIP की मार्केट में प्राइस पता नहीं कर सकते। हाँ, WIP जब फिनिश गुड्स बन जाएगा उसके बाद में अब कितने में बिकेगा वो पता है, तो वो लिया, बट ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अभी तक वो फिनिश गुड्स बना ही नहीं है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस तो करना ही है, और इसके अलावा एक और चीज लेस करनी है, वो है ये कि अभी इस वैल्यू पे, यानी कि WIP को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो और पैसा लगेगा, क्योंकि अभी बीच की स्टेज है ना, अभी तो चिप्स बनेगी तो थोड़ा बहुत और पैसा लगेगा, तो वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है वो भी लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, भाई अभी बनाने में और कितने रुपए लगेंगे वो भी लेस कर दो, तो आ जाएगी आपकी एनआरवी किसकी? WIP की। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो हमने प्राइस ली है ना वो फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू ली है, जबकि अभी WIP फिनिश गुड्स बना ही नहीं है। तो अगर एनआरवी हमने फिनिश गुड्स की ली है तो WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में और कितना पैसा लगेगा, तो वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करना है। सिंपली बताऊं तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तभी लेस करना होता है जब हम WIP वर्क इन प्रोग्रेस का जो है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो। अगर फिनिश गुड्स का कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस लेस कर दो ओनली, और मटेरियल रॉ मटेरियल का कर रहे हो तो एट कॉस्ट पे दिखा दो, और यही मान लो कि फिनिश गुड्स जो है वो अबाउ कॉस्ट सेल हो रहा होगा या कॉस्ट पे सेल हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। ओके, ठीक। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये WIP का है। देखो, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट एट द, देखो पार्टली फिनिश यूनिट, पार्टली यानी कि WIP वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसकी कॉस्ट कितनी लग गई अभी तक? 150। ये जो जितना भी मैंने मटेरियल लिया है ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया की जो CA की स्टडी मटेरियल है वहां से लिया है मैंने, ठीक है। ओके, सो ये जो WIP है वर्क इन प्रोग्रेस है, हाँ, उस पर अभी कितना रुपए लग चुका है? 150 रुपीज लग चुका है। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और कितना लगेगा? 100,
और लग कितना गया है 150। तो इस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में, WIP को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट होगा तब तक 250 रुपीज़ लगेंगे, 250 रुपये का खर्चा आएगा अगर पर यूनिट की बात करूँ, एक क्वांटिटी की बात करूँ। लेकिन अगर इसको मैं इसी अवस्था में बेचूं तो मैं नहीं बेच सकता, इसकी इसी अवस्था में मार्केट में वैल्यू पता करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। बट जब ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब कितने में बेचेगा, 250 में। तो इसकी जो फिनिश यूनिट की सेलिंग प्राइस है, देखो फिनिश यूनिट वो 250 है। तो सबसे पहले हम जो नेट सेलिंग प्राइस लेंगे वो किसकी लेंगे, फिनिश गुड्स की। फिर उसमें से मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है, 100, तो कितना बच गया 150। अब इसमें ब्रोकरेज यानी कि वही सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ दे रखे हैं, देखो 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 250, उसका 4% हमारा ब्रोकरेज हो गया। ब्रोकरेज मतलब वही सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकर बिकवाएगा उसमें ले लेगा। तो 250 का 4% हमने किया तो आ गया 10 रुपीज़। तो दो चीज़ें लेस करी, क्या, एक तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एक सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमारा आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ गई 140, ये आ गई NRV। और ये प्रोडक्ट है कितने का, ये प्रोडक्ट अभी कितने का, अभी WIP कितने का, अभी WIP है 150 का। तो ये हो गई कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कितनी हो गई 150। और हमको क्या करना है, इन दोनों में से जो कम प्राइस होगी उस पर हम इन्वेंट्री को दिखाएंगे। तो इन दोनों में से कम क्या है 140, तो हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे दिखाएंगे 140 पे। ये देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 140, आगे समझ में, ठीक। अब आगे देखिए आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या शामिल होगा, ऑल कॉस्ट, जैसे परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट, 3 चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेजेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या इंक्लूड होगा, सिंपली कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो आ जाएगा परचेज कॉस्ट। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, हाँ, सबसे पहले तो आ जाएगा परचेज कॉस्ट, ठीक है, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, other than those subsequent recoverable by enterprise from taxing authority and other expenditure directly attributed to acquisition। इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये कह रहा है कि जब भी आप परचेज कॉस्ट को लें तो परचेज कॉस्ट को लेते टाइम आपको जो परचेज करते टाइम आपने जो ड्यूटीज़ दिए हैं, जो टैक्सेस दिए हैं, जो फ्रेट और इनवर्स दिए हैं, है ना, कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज़ पे करे होंगे, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ भी एक टैक्सेस ही होता है, ठीक है, सॉरी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। लेकिन ये जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ आपने पे करी होती है ना, ये वही टैक्सेस और ड्यूटीज़ आपको ऐड करना होगा परचेज की कॉस्ट के अंदर, जो जिसका आप इनपुट नहीं ले सकते। जैसे GST पे करते हैं ना तो उसका इनपुट ले लेते हैं, तो वो नहीं, इनपुट जिसका नहीं ले सकते केवल वही, जिसका इनपुट नहीं मिलेगा केवल वही। एंड फ्रेट्स एंड इनवर्ट्स, कोई भाड़ा वगैरह पे किया है आपने उसके ऊपर, उसको लाने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा परचेज कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जो गुड्स को परचेज करने के ऊपर लगा हो, है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा अदर, तो ये आ जाएगी आपकी परचेज कॉस्ट, ठीक, ओके। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है भैया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर 2 तरह की कॉस्ट आती है भाई। जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, आप अब उसको फिनिश गुड्स में परचेज करोगे। ये तो आलू है, आलू इतने में खरीदे, इतना टैक्स वगैरह लगा, ड्यूटीज़ लगा, ऑक्ट्री लगा, और इतना फ्रेट लग गया, गाड़ी भाड़ा वगैरह लग गया, ये मेरे को आलू इतने रुपए में पड़ गए। अब उस आलू को चिप्स में कन्वर्ट करना है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी, है ना। तो वो जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हो तो आप आराम से इन दोनों को समझ सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जैसे जैसे हम स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये रूम है, इस रूम का रेंट जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट है। भले यहाँ पर एक स्टूडेंट आके पढ़े तो भी रेंट उतना, मान लेते हैं 20,000 रुपये रेंट है तो भी 20,000 रुपये रेंट लगेगा। 2 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो भी 20,000 रुपये रेंट लगेगा। 3 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो भी 20,000 रुपये रेंट लगेगा। 10 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो भी 20,000 रेंट लगेगा। तो जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो हो गया आपका, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हो गया फिक्स ओवरहेड। वो रेंट मान लेते हैं 1 लाख रुपए। अब आप वहाँ पर 1,000 यूनिट बनाओ तो भी 1 लाख रुपए लगने हैं। आप 10,000 यूनिट बनाओ तो भी 1 लाख रुपए रेंट का लगना है। आप बिजनेस बंद करके आ जाओ, घर बैठ जाओ तो भी रेंट 1 लाख रुपए लगना है। तो वो फिक्स कॉस्ट हो गई।
और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बनाएंगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे अगर 1000 यूनिट बनाओगे, 1000 किलो चिप्स बनाओगे तो आलू फिर उतनी क्वांटिटी में लगेंगे। 10,000 किलो चिप्स बनाओगे तो आलू बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेबर ज़्यादा लगेगा, मशीनरी ज़्यादा चलेगी, बिल ज़्यादा आएगा। तो वो कॉस्ट के प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ साथ जो कॉस्ट बढ़ती है उसको वेरिएबल, और जो फिक्स रहती है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट जो है ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आगे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है हम बना कुछ और रहे होते हैं लेकिन साइड में कुछ स्क्रैप निकल जाता है, या बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, या जॉइंट प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे ऑयल इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें ऐसा होता है, जब रिफाइनरी में ऑयल को रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल तो निकलता ही निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ में पेट्रोल के बाद में जो कचरा बचता है उससे डीजल और भी बहुत सारे कैरोसिन। तो मेन मकसद तो था पेट्रोल बनाना, लेकिन कैरोसिन और डीजल उसके बाय प्रोडक्ट हो गए, लेकिन वो भी तो प्रोडक्ट है, वो भी तो मार्केट में सेल होते हैं, तो उनकी कैसे वैल्यूएशन करना है। ठीक है, इस तरीके के वैसे बीकॉम में क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया है कि जॉइंट कॉस्ट जो होती है उसको सेल वैल्यू पर सेपरेट करना होता है, और या सेल वैल्यू पर कंप्लीशन करना होता है, और बाय प्रोडक्ट जो होता है उसका मेजरमेंट कैसे करना होता है, मेजरमेंट एट NRV। इसका मेजरमेंट किसके करना होता है, NRV पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर उसको वैल्यूड करना होता है, उसको दिखाना होता है। ओके जी, ठीक है। और मैंने आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बता दिया है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू और जब वो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो हम इंडिविजुअली करेंगे, टोटल में नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे ना, द कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इन्वेंट्री आपको दे रखी है। देखो, दो आइटम है, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है आइटम ए, एक है आइटम बी, दोनों की कॉस्ट दे रखी है और NRV दे रखी है। अब दोनों की कॉस्ट की टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 70,000, और यहाँ पर दोनों की NRV, ये दोनों की कॉस्ट हो गई, ये दोनों की NRV हो गई। दो प्रोडक्ट है तो दोनों की कॉस्ट की NRV कितनी आ रही है, 70, कॉस्ट कितनी आ रही है, 70,000, 50,000 आइटम ए और 20,000 आइटम बी की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 70, और टोटल दोनों की NRV की टोटल करें तो 69। अब दोनों में से जो कम होगा वो हमारी क्या होगी, उस पर हम दिखाते हैं, तो दोनों में से कम क्या है, 69। तो आंसर क्या आ रहा है, 69, बट गलत है, 69 नहीं आएगा, क्योंकि हमको ऐसे टोटल में सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट की टोटल, सारे प्रोडक्ट के NRV की टोटल करके फिर उनको कंपेयर नहीं करना है कि दोनों में से कम क्या है, इंडिविजुअली होगा। इंडिविजुअली एक एक आइटम का लेंगे, एक एक गुड्स का लेंगे। जैसे आइटम फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, 50, और NRV कितनी है, 45, दोनों में से कम क्या है, 45, तो 45। फिर आइटम सेकंड, इसकी कॉस्ट कितनी है, 20, और इसकी NRV कितनी है, 24, दोनों में से कम क्या है, 20, तो 20 हो गया। ये क्या आ गया, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। अब टोटल कर दोगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 65, 45 प्लस 20, 65, 69 नहीं होगा। तो इंडिविजुअली प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका इंडिविजुअली हमको मेजरमेंट करना है, उसका टोटल में मेजरमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दिए हूँ, ये आप कर लेना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कर लेना, हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, ये आप ट्राई करना। आप जो मैंने बताया है उसको अगर फॉलो करोगे तो इन क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे इसको आगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।